अब बच्चों हम फर्स्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे कोर्स में मास स्प्रिंग सिस्टम है। तो मैंने एक मास स्प्रिंग सिस्टम बोर्ड पे बनाया है, जिसकी एक साइड एक रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच है, अदर एंड के साथ एक बॉडी अटैच है जिसकी मास m है। और मास स्प्रिंग सिस्टम में जो स्प्रिंग होता है उसकी हम नेग्लिजिबल मास अज्यूम करते हैं, यानी मास स्प्रिंग सिस्टम में हम जो स्प्रिंग है उसकी मास को नेग्लिजिबल मास कंसिडर करते हैं। और यहाँ पर जो m लिखा होता है जो स्प्रिंग के साथ बॉडी कनेक्ट है उसकी मास है। और आप ऑलरेडी सारे फेमिलियर हैं कि मास स्प्रिंग सिस्टम जो होता है इट परफॉर्म SHM, कि मास स्प्रिंग सिस्टम SHM परफॉर्म करता है। ये हम ऑलरेडी FSC में इस बात को प्रूव भी कर चुके हैं। अभी हम इसके प्रूव की बात नहीं करेंगे, हमें डायरेक्ट आइडिया है कि मास स्प्रिंग सिस्टम परफॉर्म SHM। और जब हम इसको मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ लेकर जाते हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट x कवर कर रहा होता है ये, और अगर इस x की हम इक्वेशन लिखें तो f इक्वल टू माइनस kx इक्वेशन बनेगी। इस फॉर्मूले में जो f लिखा हुआ है, दिस f इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स, और दिस फोर्स ब्रिंग द बॉडी टुवर्ड्स मीन पोजीशन। और x जो डिस्प्लेसमेंट है ये बेसिकली इसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। तो x यहाँ पर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मीन पोजीशन। यहाँ पर जो k लिखा हुआ है ना, इस k को अगर हम मास स्प्रिंग सिस्टम की बात कर रहे हो तो इस k को हम स्प्रिंग कांस्टेंट कह सकते हैं, यानी इस केस में ये स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। अदरवाइज मैंने आपको बताया था अगर जनरल SHM की बात हो रही हो तो वहाँ पर जो k लिखा होता है उसे हम सिंपल हार्मोनिक कांस्टेंट का नाम देते हैं। चलिए ये बात आपको आइडिया होगा, f इक्वल टू माइनस kx होगा। अब इसमें तीन चीज़ें हैं, तो अगर आपका पेपर में कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है तो तीनों में से कोई सी भी दो गिवन हो तो थर्ड वन को आप यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में। इस स्प्रिंग कांस्टेंट को हम k से डिनोट करते हैं, और स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में आप लोगों ने याद रखना है कि ये एक डिपेंडेंट कांस्टेंट है। डिपेंडेंट कांस्टेंट मीन इसकी वैल्यू कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है। पहला फैक्टर जिस पे स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है वो नेचर एंड मटेरियल ऑफ स्प्रिंग है। दूसरा फैक्टर जिस पे इसकी वैल्यू डिपेंड करती है वो हम लेंथ ऑफ स्प्रिंग कह रहे होते हैं। और थर्ड फैक्टर जो है वो स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ स्प्रिंग है। तो ये तीन मेजर फैक्टर यही हैं जिन पे इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। आप लोग इस बात को यूँ याद रखें ना कि अगर किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा है, इसके फिजिकल मीनिंग क्या है? इसके फिजिकल मीनिंग है कि वो स्प्रिंग जो है वो ज़्यादा रिजिड है, उसके अंदर स्टिफनेस ज़्यादा है। एक स्प्रिंग है उसको यूँ खींच रहे हैं, वो ईजिली मूव कर रहा है, इसका मतलब है वो इतना रिजिड नहीं है, उसमें इतनी स्टिफनेस नहीं है, तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा। लेकिन अगर एक ऐसा स्प्रिंग है जिसके अंदर आप लोगों ने जब डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करवाना है, यानी उसके अंदर आपने एक्सटेंशन प्रोड्यूस करवानी है, तो आपको ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी, तो वो रिजिड स्प्रिंग होगा, तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा होगा। तो फिजिकली आप इस तरह भी इस चीज़ को माइंड में रख सकते हैं। अगर हम इस स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट की बात करें तो k बेसिकली किसकी इक्वल है? F/x है। तो इसकी यूनिट जो बनती है वो न्यूटन पर मीटर यूनिट होगी। तो यूनिट आप लोगों ने एक तो याद रखनी है, इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर होगी। फिर तीन चीज़ें आप लोगों ने और याद रखनी है, एक तो मैंने स्प्रिंग कांस्टेंट बोला है, दूसरी सरफेस टेंशन है, और थर्ड चीज़ स्लोप ऑफ FD ग्राफ है। स्लोप ऑफ FD ग्राफ, इन तीनों को मैंने क्यों लिखा है? इन तीनों की बच्चे आपस में सेम होती है यूनिट एंड डायमेंशन। तो अगर आपके MCQ आ जाए ना किसकी यूनिट और डायमेंशन सेम है, तो ये तीनों ऑप्शन भी माइंड में रखने हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट तो भी आपको क्लियर हो गया, इसका फॉर्मूला F/x है, यूनिट न्यूटन पर मीटर। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, तो देखिए उसकी यूनिट भी न्यूटन पर मीटर। और स्लोप ऑफ FD ग्राफ की बात करें तो स्लोप हम tan थीटा को कहते हैं। tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो इसका परपेंडिकुलर F, बेस इसकी डिस्प्लेसमेंट, तो F/d की यूनिट भी न्यूटन पर मीटर होगी। तो इन तीनों चीज़ों को याद रखना है, इनकी आपस में यूनिट भी सेम है और इन तीनों की आपस में डायमेंशन भी सेम है। अच्छा हम कुछ क्वेश्चन ऐसे देखते हैं जिसमें स्प्रिंग कांस्टेंट को हम उसकी लेंथ के साथ लिंक करेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने फैक्टर में पढ़ा है ना कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो है उसकी जो वैल्यू उसकी स्प्रिंग की लेंथ पे भी डिपेंड करती है। तो आप उसका रिलेशन देख लें कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है उसका लेंथ ऑफ स्प्रिंग के साथ इन्वर्स रिलेशन होगा। कहने का मतलब ये है कि जिस स्प्रिंग की जितनी लेंथ कम होगी ना,
जितनी लेंथ कम होती जाएगी उतना उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा होगा, और जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उतना स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा। स्प्रिंग कांस्टेंट कम होने का मतलब ये है कि वो लेस रिजिड होगा, यानी स्प्रिंग बहुत बड़ा हो ना तो उसके अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस करवाना आसान होता है। तो जितनी स्प्रिंग की लेंथ कम करते जाएंगे उसकी रिजिडिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। एक तो ये फैक्टर याद रखना है। दूसरी बात आप लोगों ने याद रखनी है, जो मेन क्वेश्चन आते हैं वो बच्चों आते हैं कटिंग ऑफ स्प्रिंग के, यानी स्प्रिंग की कटिंग के क्वेश्चन आ रहे होते हैं। मैं कहता क्वेश्चन लिखता हूँ, उसको फिर डिस्कस करते हैं। तो देखिए बच्चे, मैंने क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज इफेक्ट ऑन स्प्रिंग कांस्टेंट के, यानी के पे क्या इफेक्ट होगा और स्प्रिंग कांस्टेंट के इफ़ वी कट द स्प्रिंग इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, कि अगर हम स्प्रिंग को 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दें। आप चाहें तो ऑप्शन भी लिख सकते हैं, के रहेगा स्प्रिंग कांस्टेंट, 2k हो जाएगा, 4k हो जाएगा या 3k हो जाएगा। देखिए इसका आसान हल है कि जब भी आपके क्वेश्चन स्प्रिंग की कटिंग के क्वेश्चन आ जाए ना, वो कह रहे हैं ना कि व्हाट इज इफेक्ट ऑन स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग इफ वी कट द स्प्रिंग। अगर स्प्रिंग की कटिंग के क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग एक इसका शॉर्टकट याद रख लो कि जितने टाइम स्प्रिंग कट होगा ना, यानी जितने टाइम्स का मतलब है जितने पार्ट्स में स्प्रिंग कट होगा उतने टाइम्स उसका स्प्रिंग कांस्टेंट इंक्रीज करेगा। तो वो कट हुआ है स्प्रिंग इनटू किस में, 2 इक्वल पार्ट्स में ना, तो जितने पार्ट्स में स्प्रिंग ने कट होना है उतने टाइम्स उसका स्प्रिंग कांस्टेंट इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर स्प्रिंग कितने पार्ट्स में कट हुआ है, 2 पार्ट्स में। तो अगर उसका पहले स्प्रिंग कांस्टेंट के था तो उसके कितने पार्ट्स बनेंगे, इस तरह के 2 पार्ट्स बने, तो हर पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट कितने के हो जाएगा, 2k हो जाएगा। तो अगर वो कहता है 2 पार्ट्स में कट करें तो हम बोलेंगे अब उसका न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट 2k हो जाएगा। सपोज करें वही स्प्रिंग होता और वो आपसे कह देता उसको 2 पार्ट्स में आप कट नहीं कर रहे, उसी स्प्रिंग को आप लोगों ने कट करना है 3 इक्वल पार्ट्स में, तो फिर जाहिर है इसके 3 पार्ट्स बनते। और अगर उसके 3 पार्ट्स आप लोगों के पास बन जाते, इस तरह के छोटे छोटे अगर 3 पार्ट्स बनते हैं तो फिर हर पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट 3k हो जाता। तो बहुत आसान सी बात है कि जितने इक्वल पार्ट्स में हम स्प्रिंग को कट करते हैं उतना ही टाइम्स उसका स्प्रिंग कांस्टेंट इंक्रीज कर जाता है। यानी 2 में कट करें 2k, 3 में कट करें 3k, 4 में कट करेंगे तो 4k। 4k का मतलब ये है उसके 4 पार्ट्स बनेंगे और हर एक पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट 4k होगा। मैं इसका एक जनरल फार्मूला भी आपको लिख देता हूँ, आप इस तरह भी याद रख सकते हैं, k प्राइम इक्वल टू nk। n यहाँ पर आप समझ लें नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स है और k यहाँ पर जो है वो ओरिजिनल स्प्रिंग कांस्टेंट है या इनिशियल स्प्रिंग कांस्टेंट। ये आप शॉर्टकट माइंड में रख सकते हैं। जिस तरह अभी देखें पुराने सवाल को देखो, वो कहते हैं इफ वी कट दी स्प्रिंग इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, अगर हम उसको 2 इक्वल पार्ट्स में कट करेंगे तो n की जगह पर आप लोगों ने क्या लिखना है, 2 लिखेंगे, तो न्यू जो स्प्रिंग कांस्टेंट बनेगा वो 2k होगा। और मैंने आपको बता दिया कि जो दोनों पार्ट्स बनेंगे दोनों पार्ट्स का सेपरेट 2k एंड 2k होगा, ठीक है। तो हम तो ये बोलेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट न्यू 2k हो जाएगा। अब अगर वो कहते हैं 3 इक्वल पार्ट्स में कट कर दें तो n को आप लोगों ने 3 लिख देना है, तो न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट बिकम इक्वल टू 3k। और 3k किसका होगा, जो तीनों पार्ट्स बनेंगे हर एक पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट 3k होगा। तो अगर हम 5 इक्वल पार्ट्स में कट करेंगे तो न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट विल बी इक्वल टू 5k। अब बच्चों अगर हम मास स्प्रिंग सिस्टम के टाइम पीरियड की बात करें ना, तो इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई √m/k होता है। m यहाँ पर याद रखना है स्प्रिंग की मास नहीं है, क्योंकि स्प्रिंग की मास हम नेग्लिजिबल मास लेते हैं। यहाँ पर m जो है उस बॉडी की मास है जो स्प्रिंग के साथ अटैच हो रहा हो, और k हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो इसके आपके अगर MCQ आ जाते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 3 चीज़ें हैं, m, k और t है, तीनों में से कोई सी 2 चीज़ें गिवन हो तो थर्ड वन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली इसके MCQ इसी तरह के आ रहे होते हैं कि स्प्रिंग के साथ जो बॉडी अटैच है, अगर हम उस बॉडी की मास को लेट से 4 टाइम इंक्रीज़ कर दें तो बताएं टी पे क्या इफेक्ट होगा। तो बड़ी आसान सी बात है, अगर इस मास को 4 टाइम इंक्रीज़ करेंगे तो टाइम पीरियड पहले से क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, या समटाइम ऐसा होता है ना क्वेश्चन के अंदर आपको m/k की रेशियो गिवन होती है, यानी आपसे किसी क्वेश्चन में कह देता है कि आप टाइम पीरियड कैलकुलेट करें, यानी टाइम पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम कैलकुलेट करें, एंड द रेशियो ऑफ m/k इज़ 4। यानी टाइम पीरियड आपसे पूछता है और m/k की रेशियो बता देता है 4 की इक्वल है। अब अगर m/k की रेशियो 4 की इक्वल है तो देखिए इसका टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा। इसी क्वेश्चन में पुट करें 2 पाई × अब देखिए उसने √m/k की रेशियो नहीं दी हुई, m/k की दी हुई है, तो m/k को आप लोगों ने 4 पुट करना है।
अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर m/k गिवन हो तो 4 लिखना है, यानी इस अंडर के अंदर 4 आएगा। लेकिन अगर अंडर m/k की रेशियो गिवन हो तो फिर आप लोगों को अंडर लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर इसकी जगह पर 2 से डायरेक्ट 4 मल्टीप्लाई होगा। वो तो आसान सी बात, बस आप लोगों ने माइंड में रखनी है। तो 2 इंटू 2 करेंगे, 4 का अंडर 2 होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो 4 सेकंड्स आप लोगों का हो जाएगा। एक इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और थर्ड टाइप तो वैसे बहुत सिंपल है कि अगर आपको m और k गिवन हो तो आप वहाँ से टाइम पीरियड कैलकुलेट करें, वो आप कर सकते हैं। अगेन लाजमी एक बात याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि इसके क्वेश्चन जो हैं वो t के ही क्वेश्चन आए, यानी t को सब्जेक्ट बनाए। ये भी हो सकता है कि आपके k के क्वेश्चन आ जाए, यानी स्प्रिंग कांस्टेंट को सब्जेक्ट बनाकर आपसे क्वेश्चन पूछे, वो मैं k को सब्जेक्ट बना देता हूँ। आप दोनों तरफ स्क्वायर करें तो t² इक्वल टू 4 और m/k हो जाएगा, यानी t² इक्वल टू 4 m/k हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग बच्चों ये काम करो कि आप k को सब्जेक्ट बना लो, k ऊपर चला जाएगा तो 4 m डिवाइडेड बाई t² हो जाएगा, तो 4 m/t²। तब देख लें, अगर आपको क्वेश्चन में m की वैल्यू गिवन हो या t की वैल्यू गिवन हो, यानी दोनों चीज़ें अगर गिवन होंगी तो आप इजीली k को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह जो बॉडी अटैच है स्प्रिंग के साथ, उसकी मास को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें k और t² की वैल्यूज़ पता हों। समटाइम ऐसा हो रहा है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट का फार्मूला उसने करेक्ट और इनकरेक्ट पूछा होता है, तो ये याद रखना है कि इस फार्मूला से भी हम किसी भी स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो बेसिक फार्मेट था जो आप लोगों ने याद रखना है। ये टाइम पीरियड का फार्मूला हो गया। अगर हम इसी फार्मूले का रेसिप्रोकल कर लें तो वो इसकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी 1/2 अंडर m/k है, तो इधर आकर ये k/m हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला बनता है वो इसी का रेसिप्रोकल 1/2 अंडर k/m होगा। जिस तरह बच्चे मैंने आपको टाइम पीरियड के क्वेश्चन बताए हैं, सेम क्वेश्चन आपके फ्रीक्वेंसी के भी आ सकते हैं। इस फार्मूले में ये जो चीज़ लिखी है ना 2 को अगर हम इधर ले जाएं तो 2πf इज इक्वल टू अंडर k/m हो जाएगा। ये जो 2πf होता है इसको हम एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी का नाम भी दे रहे होते हैं और उसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, और दिस ओमेगा शोज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर जो ओमेगा है वो बेसिकली शो कर रही होती है किस फ्रीक्वेंसी को, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को शो करती है। तो ये थोड़ा याद रखना है, ओमेगा यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी को शो करेगी। ओमेगा का एक और फार्मूला भी आपको याद होगा, वो 2π/t भी होता है, हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, एक इसका फार्मूला अंडर k/m होगा और एक इसका फार्मूला 2π/t भी होता है। इसका मतलब ये हो कि मास स्प्रिंग सिस्टम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी दो तरह से कैलकुलेट की जा सकती है। अगर उसका k और m हमें पता हो तब भी हम ओमेगा बता सकते हैं, और दूसरा अगर उस मास स्प्रिंग सिस्टम का अगर आपको टाइम पीरियड गिवन हो तो फिर भी हम उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। इनके वैल्यूज़ पुट करने के जो सवाल आते हैं वो आप लोगों ने अब खुद से देख लेने हैं, वो असाइनमेंट में ऑलरेडी गिवन भी हैं। अब जब वो बुकलेट सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको काफ़ी सारे इस तरह के बेसिक MCQ मिल जाएंगे जो वैल्यूज़ पुट होने से आते हैं। हम थोड़ी और बात करते हैं। देखिए, एक जल्दी में जब गलती करते हैं ना, f1/t होता है ना, ये सिंपल फ्रीक्वेंसी वर्ड बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी को टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका आंसर 1 के इक्वल होगा। लेकिन अगर मैं इस टाइम पीरियड को इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो ओमेगा मैंने भी कौन सी बोली है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका जो आंसर होगा वो किसके इक्वल होगा, 2π के इक्वल होगा। तो ये बच्चों आप लोगों ने बातें याद रखनी कि अगर आपका कभी MCQ आ जाए ना, असल में मैथमेटिकली लिखा हुआ है फिर तो इशू होता नहीं है। इशू बनता है जब ये बात वर्डिंग में लिखी हुई आती है। तो अगर MCQ आता है ना, द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, तो दैट इज इक्वल टू 1। और अगर MCQ फ्रीक्वेंसी के साथ एक लफ्ज़ लगा दे, एंगुलर का वर्ड लगा देना, द प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, तो द प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड मस्ट बी इक्वल टू 2π होगा। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड का प्रोडक्ट 1, अगर वर्ड एंगुलर लिखा होगा तो फिर आंसर 1 नहीं होगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज इक्वल टू 2π होगा। अब बच्चों हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जिसमें टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो फार्मूले मैंने दोबारा लिख सी हैं। इनमें से k के क्वेश्चन आपके आ जाएंगे और k के क्वेश्चन वो आएंगे जो कटिंग के क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन लिखता हूँ फिर आपको उसका आइडिया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देखिए बच्चे, मैंने क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज इफेक्ट ऑन ओमेगा, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम इफ़ वी कट द स्प्रिंग इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। कि अगर हम स्प्रिंग को 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर दें
तो यहाँ से बच्चे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो योर न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट जो होगा वो कितने के हो जाएगा, 4 के हो जाएगा। वो तो डायरेक्ट आपको बताया था, जितने पार्ट्स में कट करें उतने टाइम इंक्रीज हो गया। तो पूछ रहे हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट होगा। तो देखिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है, ओमेगा इक्वल टू अंडर के बाई एम होता है। चलिए एक दफ़ा डायरेक्ट लिख सकते हैं के बाई एम। अब इशू ये है कि उसने पूछा है ओमेगा पे क्या इफेक्ट होगा। ज़रूरी नहीं ओमेगा का क्वेश्चन आए, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसी का भी आ सकता है, ठीक है। तो अगर हम ओमेगा से कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन मैंने ओमेगा का लिखा है, अब अगर उसने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में कट किया है तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितने के हो गया, 4 के। अब आप लोगों ने दोनों साइड बैलेंस करनी है, तो उधर तो अंडर में 4 आ रहा है ना, तो बैलेंस करने के लिए इधर आप लोगों को 2 लगाना पड़ेगा। तो अगर हम स्प्रिंग को 4 इक्वल पार्ट्स में कट करें तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट पूछेगा तो 4k हो जाएगा। अगर उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे इफेक्ट पूछेगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ने पहले से डबल हो जाना है। अगर वो लीनियर फ्रीक्वेंसी भी पूछता है तो देखिए लीनियर फ्रीक्वेंसी का भी आपका k के साथ कौन सा है, डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है ना, बाकी चीज़ें तो कांस्टेंट है। तो अगर इस पर भी पूछता है तो वो स्प्रिंग कांस्टेंट 4k हो गया, तो उसकी लीनियर फ्रीक्वेंसी ने भी क्या हो जाना है, डबल हो जाना है। अगर ये क्वेश्चन ओमेगा फ्रीक्वेंसी की बजाय पहले ओमेगा था ना, वो 2 टाइम हुआ, एफ पूछेगा वो भी 2 टाइम है क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। अगर टाइम पीरियड का पूछेगा तो देखिए टाइम पीरियड का तो k के साथ कौन सा रिलेशन आ रहा है, इन्वर्स रिलेशन आ रहा है ना। अगर ये सेम क्वेश्चन टाइम पीरियड का आ जाता तो फिर अगर ये 4 टाइम इंक्रीज कर रहा होता तो इन दोनों का तो इन्वर्स रिलेशन है, तो यहाँ t के साथ ऐसा नंबर लिखना था दोनों साइड बैलेंस हो जाए। तो अगर ये 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है तो इसने क्या हो जाना था, हाफ हो जाना था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर हम स्प्रिंग को 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर दें तो फिर उसकी ओमेगा पे, फ्रीक्वेंसी पे या टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा, ये दोनों चीज़ें डबल हो रही होंगी और ये पहले से हाफ हो रहा होगा। एक चीज़ दोबारा क्लियर करें, देखिए ये वो स्प्रिंग था ना, कंप्लीट स्प्रिंग था जिसके साथ आप लोगों ने मास m अटैच की हुई थी। अब इसके आप लोगों ने बनाए हैं 4 पार्ट्स, यानी आप लोगों ने इसके कितने पार्ट्स बना दिए, एक इस पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट 4k एंड 4k, इधर एक आधा टर्न बना लेना। अब हर पार्ट का 4k बना है। इस सवाल का मतलब ये है कि आप लोगों ने उनमें से अब एक पार्ट लिया है और उस एक पार्ट के साथ आप लोगों ने सेम मास कनेक्ट की है। तो ये अंडरस्टूड सी बात होती है। जब इसका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में अगर एक पार्ट की बात ना भी मेंशन हो तो आप लोगों ने माइंड में एक पार्ट ही रखना होता है। अब इससे आगे चलते हैं। जिस तरह बच्चे आप लोगों ने कैपेसिटर के सीरीज़ और पैरेलल सर्किट पढ़े में, रजिस्टर के सीरीज़ और पैरेलल सर्किट पढ़े में, इसी तरह जो स्प्रिंग होते हैं उनको भी हम सीरीज़ में भी लगा सकते हैं और पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके सीरीज़ कम्बिनेशन की। सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ जब हम बात करते हैं स्प्रिंग्स की तो उसको आप लोगों ने याद रखना है कि स्प्रिंग जो हैं वो एंड टू एंड कनेक्ट हुए होते हैं। यानी स्प्रिंग अगर आपस में एक स्प्रिंग दूसरे स्प्रिंग के साथ एंड टू एंड कनेक्ट हो रहा है तो उसको हम सीरीज़ कम्बिनेशन कहेंगे। एक बड़ी अच्छी बात अगर आप याद रख लें कि जो कैपेसिटर्स होते हैं, कैपेसिटर्स के सीरीज़ और पैरेलल के फार्मूले, इसी तरह पावर ऑफ बल्ब जो होती है ना, पावर ऑफ बल्ब के सीरीज़ और पैरेलल के फार्मूले, और ये जब भी हम स्प्रिंग कांस्टेंट पढ़ने लगे हैं इसके सीरीज़ और पैरेलल के फार्मूलाज आपस में सेम होते हैं। तो इनमें से जो मोस्ट कॉमन है वो आपको किसका याद है, कैपेसिटर का याद है। तो कैपेसिटर के जो सीरीज़ और पैरेलल के फार्मूले हैं वही पावर ऑफ बल्ब के होंगे और वही स्प्रिंग कांस्टेंट के होंगे। मैं एक सीरीज़ कम्बिनेशन बनाता हूँ। तो मैंने आपको बताया कि सीरीज़ कम्बिनेशन में जो स्प्रिंग होंगे वो आपस में एंड टू एंड कनेक्ट होंगे, यानी स्प्रिंग का आपस में एंड टू एंड स्प्रिंग कनेक्ट होंगे। जैसे एक स्प्रिंग है, इसके इस एंड के साथ एक आप लोगों ने और स्प्रिंग लगा दी, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, और इनके साथ आप लोगों ने मास अटैच कर दी। तो देखिए ये दोनों स्प्रिंग एंड टू एंड कनेक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये कौन सा कम्बिनेशन है, सीरीज़ कम्बिनेशन है। और सीरीज़ कम्बिनेशन में अब इस पूरे सिस्टम का जब स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे तो उसको K ऑफ E बोलेंगे। K ऑफ E मीन इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। तो अगर इस तरह में 2, 3, 4 जितने भी स्प्रिंग सीरीज़ में लगे हुए हो, अगर उनका नेट स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करने को कहे तो जिस तरह कैपेसिटर की सीरीज़ में हम रेसिप्रोकल लेते थे ना, इसी तरह इनके भी सीरीज़ में आप लोगों ने रेसिप्रोकल ही लेने हैं। तो बन जाएगा 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 एंड सो ऑन। तो सीरीज़ में अगर हैं तो आप लोगों ने इनके रेसिप्रोकल लेने हैं। और फिर आपको याद होगा कि अगर 2 स्प्रिंग होंगे, जिस तरह 2 कैपेसिटर्स हों, 2 स्प्रिंग हों तो हम रेसिप्रोकल लेने के बजाय
नेट स्प्रिंग कांस्टेंट इस तरह भी निकाल सकते हैं, ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और नीचे उनके स्प्रिंग कांस्टेंट को डिवाइड कर दें। लेकिन ये वाला रूल सिर्फ उस वक्त अप्लाई होगा जब आपके पास कितने स्प्रिंग्स होंगे, 2 स्प्रिंग्स होंगे। अगर मोर देन 2 स्प्रिंग हैं तो फिर ऊपर वाले फार्मूला से ही आप कैलकुलेट करेंगे। फिर नीचे वाला इस तरह का लिखा जा सकता है, लेकिन वो इतना कम्प्लेक्स हो जाता है कि बेहतर होता है कि हम ऊपर वाले से ही आंसर कैलकुलेट कर लें। ये इसका जनरल फार्मूला हो गया। और ये वाला किसके लिए हुआ, अगर 2 स्प्रिंग्स हो। एक और इसका फार्मूला होता है फॉर n स्प्रिंग्स। n मतलब स्प्रिंग का नंबर है ना, मतलब कितने भी हो सकते हैं, 4 5 6 7 8 9 जो भी हो जाए। हैविंग सेम स्प्रिंग कांस्टेंट, यानी अगर आपके पास 4 5 स्प्रिंग हो, सबका स्प्रिंग कांस्टेंट सेम हो जाए और वो सीरीज में लगे हुए हों, ज़रा सारी बातें सीरीज के लिए हो रही हैं, तो फिर उनका नेट स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला k/n होता है। n यहाँ पर वो नंबर ऑफ स्प्रिंग्स हैं एंड k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ एनी वन स्प्रिंग, क्योंकि सबका स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है ना, तो किसी एक का आप लोगों ने स्प्रिंग कांस्टेंट लिखना है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, सपोज करें आपका क्वेश्चन यूँ आ जाता है कि आपका 10 स्प्रिंग्स हैं, आपका नंबर ऑफ स्प्रिंग 10 गिवन है और हर एक का स्प्रिंग कांस्टेंट 2 है। यू हैव 10 स्प्रिंग्स, हर एक का स्प्रिंग कांस्टेंट 2 न्यूटन पर मीटर है और आपसे ये कहता है कि उन 10 स्प्रिंग्स को आप लोगों ने सीरीज में कनेक्ट किया है और उस पूरे कम्बिनेशन का नेट स्प्रिंग कांस्टेंट बताएं। यानी यू हैव 10 स्प्रिंग्स, उनको सीरीज में कनेक्ट किया है और उनका नेट स्प्रिंग कांस्टेंट बताएं। तो बड़ा इजी है नेट स्प्रिंग कांस्टेंट बताना। इसमें देखिए 10 स्प्रिंग्स हैं, हर एक का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, तो ये वाला रूल अप्लाई हो जाएगा। तो ऊपर वाले फार्मूले में हम वैल्यूज पुट कर लेंगे k ऑफ एनी वन स्प्रिंग ना, किसी एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट लिखना है वो 2 हो जाएगा और नंबर ऑफ स्प्रिंग आपको कितने गिवन है, 10 गिवन है। तो जो नेट स्प्रिंग कांस्टेंट बनेगा वो 2 न्यूटन पर मीटर की इक्वल हो जाए, यानी 0.2 न्यूटन पर मीटर होगा। तो ये बच्चों याद रखना है आप लोगों ने, इस तरह हम नेट स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको याद होगा जो प्रॉपर्टीज़ कैपेसिटर की थी वही इधर भी हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो नेट स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा ना, सीरीज में जो नेट स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा, उस सर्किट में जितने भी स्प्रिंग लगे होंगे, सपोज करें ये K1 K2 K3 डिफरेंट स्प्रिंग लगे हुए हैं, इनका स्प्रिंग कांस्टेंट डिफरेंट है और इनके स्प्रिंग कांस्टेंट का ये अगर आपको ऑर्डर गिवन है K1 K2 K3, यानी K1 का स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा है K2 से और K2 का ज़्यादा है K3 से, तो आप लोगों ने याद ही रखना है कि सीरीज़ में जो नेट स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा, जो उस पूरे कम्बिनेशन का सबसे स्मॉलर होगा ना, जो उस पूरे कम्बिनेशन का सबसे स्मॉलर होगा, नेट स्प्रिंग कांस्टेंट का आंसर उससे भी क्या होगा, स्मॉल आएगा। तो ये बस चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि सीरीज़ कम्बिनेशन में अगर आपके पास डिफरेंट स्प्रिंग लगे हुए, उनके स्प्रिंग कांस्टेंट डिफरेंट हैं, तो पूरे कम्बिनेशन में जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट सबसे कम होगा, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू उससे भी क्या आ रही होगी, स्मॉल आ रही होगी। मैं वैसे कहता हूँ कि अगर सपोज करें कोई सिस्टम है, उसमें स्प्रिंग का यूँ लगे हुए हैं, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट 4 न्यूटन पर मीटर है, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट 3 न्यूटन पर मीटर है, एक का जो है 7 न्यूटन पर मीटर है, और मैं रफ आंसर करना चाह रहा हूँ। मैं रफली आपसे ये कहता हूँ कि आप मुझे गेस करके बताएं विदाउट एनी कैलकुलेशन कि इस पूरे सिस्टम का अगर ये तीनों स्प्रिंग सीरीज में लगे हुए हों तो नेट स्प्रिंग कांस्टेंट का आंसर किस रेंज में होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि नेट स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसे हम इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कह रहे हैं, नेट स्प्रिंग कांस्टेंट ये इक्विवेलेंट मीन उस पूरे सिस्टम का जो न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, हम ये देखकर बता सकते हैं कि उसका आंसर 3 से भी क्या होगा, कम होगा। तो ये मैं बात आपको समझा रहा हूँ कि अगर ये उनका ऑर्डर हो किसी भी केस में, तो जो सबसे स्मॉलर होगा स्प्रिंग कांस्टेंट का आंसर उससे भी स्मॉल होगा। और इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग इसका नेट स्प्रिंग कांस्टेंट 3 न्यूटन पर मीटर से भी स्मॉल होगा। आप चाहें तो इसको कैलकुलेट करके देख लें, आंसर 3 से भी स्मॉल आ रहा होगा। तो शॉर्ट स्टोरी क्या है कि जब सीरीज में लगे हों इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे। अगर 2 हों तो रेसिप्रोकल लेने की ज़रूरत कोई नहीं, डायरेक्ट निकाल लें। लेकिन ये वाला फार्मूला कब अप्लाई होगा, ये भी सीरीज़ के लिए है, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि अगर आपका नंबर ऑफ बहुत सारे स्प्रिंग लगे हुए हों, अगर उन सब का सेम स्प्रिंग कांस्टेंट हो तो डायरेक्ट इस फार्मूले से स्प्रिंग कांस्टेंट उस पूरे सिस्टम का कैलकुलेट किया जा सकता है। और जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, उस पूरे सिस्टम में जितने भी स्प्रिंग लगे हुए हैं, सबके स्प्रिंग कांस्टेंट से उसकी वैल्यू क्या होगी, स्मॉलर होगी। और मैंने शॉर्ट फॉर्म इस बात को यूँ लिखा है कि अगर 3 स्प्रिंग हों, सबसे कम स्प्रिंग कांस्टेंट K3 का होगा, तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू सबसे जो स्मॉलर होगा उससे भी कम होगी। अब हम बात करते हैं पैरेलल
कम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स की। पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग की अगर हम बात करें तो इसके लिए मैं सर्किट बनाता हूँ तो वहाँ से आपको सही बात समझ आएगी। सपोज करें कि ये आपका एक स्प्रिंग है, ये दूसरा स्प्रिंग है और इन दोनों के साथ आप लोगों ने एक मास m अटैच की हुई है। पैरेलल कम्बिनेशन की पहचान ये होती है कि स्प्रिंग का एक एंड मास के साथ कनेक्ट हो, एक एंड मास के साथ कनेक्ट हो और दूसरा एंड रिजिड सपोर्ट के साथ, एक एंड मास के साथ दूसरा एंड रिजिड सपोर्ट के साथ, और वो जो मास के साथ एंड कनेक्ट है वो सेम मास के साथ कनेक्ट होने चाहिए। तो देखिए ये जो दोनों स्प्रिंग हैं इनका एक एंड मास के साथ यानी कॉमन मास के साथ कनेक्ट हो और दूसरा एंड किसके साथ, रिजिड सपोर्ट के साथ, तो ये दोनों किस में हैं, पैरेलल कम्बिनेशन में है। इसका अगर स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, तो इस पूरे कम्बिनेशन का जो नेट स्प्रिंग कांस्टेंट हम कैलकुलेट करेंगे, ज़रूरी नहीं 2 हो, 2 से भी ज़्यादा भी तो हो सकते हैं, तो सिंपली आप लोगों ने इसमें ऐड कर देना होता है। तो इसके लिए 2 का फार्मूला लिखने की ज़रूरत कोई नहीं है क्योंकि इसमें सिंपली हम चीज़ों को इन स्प्रिंग्स को ऐड ही करेंगे। अच्छा, अब हम बच्चे बात करते हैं कि अगर वो जो हमने फार्मूला पढ़ा था कि अगर आपका नंबर ऑफ स्प्रिंग डिफरेंट नंबर ऑफ स्प्रिंग्स हो बट दे हैव सेम स्प्रिंग कांस्टेंट, उनके लिए हम कैसे लिखेंगे? देखिए फॉर नंबर ऑफ स्प्रिंग्स हैविंग सेम के ना, यानी इनका स्प्रिंग कांस्टेंट सेम हो, उनके लिए फार्मूला अगर आप लिखना चाहें, वैसे तो आप इधर से भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो उनका शॉर्टकट लिख सकते हैं n इंटू के। n वही आपके नंबर ऑफ स्प्रिंग होंगे एंड k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ एनी वन स्प्रिंग। अब असल में बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन ये क्रिएट हो रही होती है कि वो कुछ सीरीज़ कम्बिनेशन को पैरेलल कम्बिनेशन और कुछ पैरेलल को सीरीज़ भी समझ रहे होते हैं। तो ये ज़रा देखते हैं, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, आप ज़रा उसमें मुझे बताएं ना कि उस सीरीज़ में लगे हुए स्प्रिंग या आपस में पैरेलल में लगे हुए। देखिए इसमें 2 स्प्रिंग मैंने बनाए हैं, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है। सीरीज़ के लिए मैंने क्या बताया था? सीरीज़ के लिए मैंने बताया था कि दोनों स्प्रिंग या 2 से ज़्यादा जो भी स्प्रिंग हो, उनमें से जो 2 स्प्रिंग्स होंगे कोई से भी लगे होंगे उनका आपस में वन एंड कनेक्ट होगा। अगर कोई से 2 कन्वेक्टिव स्प्रिंग का आपस में एक एंड जुड़ा हुआ है ना, कनेक्ट है, तो वो दोनों किस में, सीरीज़ में है। अगर वन एंड कनेक्ट नहीं है तो वो सीरीज़ में नहीं होंगे। तो ये ज़रा देखें कि क्या इस स्प्रिंग का और इस स्प्रिंग का आपस में डायरेक्ट एक एंड कनेक्ट हो रहा है? डायरेक्ट तो एंड कनेक्ट नहीं हो रहा, दरमियान में क्या चीज़ आ रही है, मास एग्जिस्ट कर रही है। तो अब अगर हम ये देख रहे हैं कि इनका आपस में डायरेक्ट एंड कनेक्ट होगा तो ये सीरीज़ में होंगे, इनका तो आपस में डायरेक्ट एंड कनेक्ट नहीं है दोनों का, दरमियान में एक मास आ गई है। तो अब देखते हैं क्या ये पैरेलल में है या नहीं है। तो पैरेलल के लिए मैंने क्या रूल बताया था कि एक एंड मास के साथ दूसरा एंड फिक्स, इस स्प्रिंग के ऊपर रूल अप्लाई करो, एक एंड इसका फिक्स, दूसरा एंड इसका मास के साथ, इसका भी एक एंड देखें फिक्स और दूसरा एंड सेम मास के साथ कनेक्ट। तो इसका मतलब है कि ये वाला सीरीज़ कम्बिनेशन नहीं है, ये वाला जो कम्बिनेशन है ये भी पैरेलल कम्बिनेशन है। और इसका अगर हम नेट स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना चाहेंगे तो दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट को हम सिंपली क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये क्वेश्चन असाइनमेंट में काफ़ी सारे इसके गिवन हैं कि अगर आप इनको स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन हो तो आप उनकी वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हो। लाइक मैं कर देता हूँ एक आधा, सपोज करें इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2 था, इसका 4 था, यूनिट न्यूटन पर मीटर है, और आपसे कहते हैं नेट स्प्रिंग कांस्टेंट बनाएं, तो 2 + 4, तो पूरे कम्बिनेशन का जो न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो 6 न्यूटन पर मीटर होगा। मैं इसके साथ सीरीज़ भी बनाता हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन थोड़ी और रिमूव हो जाए। देखिए अगर ये यूँ लगे हुए होते, एक स्प्रिंग यूँ होता, दूसरा स्प्रिंग यूँ होता और इस तरह मास कनेक्ट होती। अब देखिए इन दोनों स्प्रिंग का आपस में क्या कनेक्ट हो रहा है, एक एंड कनेक्ट हो रहा है, ये वाला एंड। तो अगर इनका आपस में एक एंड कनेक्ट हो रहा हो तो फिर सीरीज़ में होते हैं, लेकिन अगर उनका एक एंड मास के साथ कनेक्ट हो और दूसरा एंड रिजिड सपोर्ट के साथ कनेक्ट हो तो वो फिर किस में होते हैं, पैरेलल में होंगे। तो ये सीरीज़ कम्बिनेशन है। इसका नेट स्प्रिंग कांस्टेंट अगर आपसे कहता है कैलकुलेट करो तो उसका फॉर्मूला ऊपर प्रोडक्ट आ जाएगा और नीचे आप लोगों ने उसका क्या लिख देना है, सम लिख देंगे। ये बच्चों मैंने सीरीज़ और पैरेलल समझाने के लिए MCQ लिखा है आप लोगों के सामने। ये एक डायग्राम बनी जिसमें 2 स्प्रिंग हैं 3 के और 6 के, और इनके साथ को मास m अटैच है और इस पूरे सिस्टम का टाइम पीरियड अंडर 2 सेकंड्स है। फिर उसने इसी पूरे 2 सिस्टम को इस फॉर्म में कनेक्ट कर दिया है और इसका टाइम पीरियड हमें गिवन है अंडर 2 सेकंड्स। और आपसे पूछ रहा है ये जो नीचे वाला सिस्टम है इसका टाइम पीरियड आप लोगों ने बताना है। मैं आपके लिए इसके ऑप्शन भी लिख देता हूँ, नीचे वाला जो सिस्टम है उसके टाइम पीरियड के। एक ऑप्शन आप लिख रहे हैं 2/3 सेकंड्स, 3/2 सेकंड्स, 1/3 सेकंड्स और 3/5 सेकंड्स। ये डिफरेंट ऑप्शन है T2 के लिए जो लिखे हुए हैं।
अब इसको आप लोगों ने बच्चे सॉल्व इस तरह करना है कि ये दोनों देखें, इन दोनों स्प्रिंग का आपस में ये एंड कनेक्ट है। जब स्प्रिंग डायरेक्ट आपस में कनेक्ट हो जाएं तो वो किस में बताया था आपको मैंने, सीरीज़ में होते हैं। अगर ये दोनों स्प्रिंग आपस में सीरीज़ में हैं तो इनका नेट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालें। कैसे निकालेंगे, ऊपर प्रोडक्ट और नीचे दोनों का सम। प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 18/9, तो इन दोनों का जो नेट स्प्रिंग कांस्टेंट बनेगा वो आपका 2K हो जाएगा ना, यानी न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट जो बनेगा वो 2K होगा। इसी तरह अगर हम इस नीचे वाले सिस्टम की बात करते हैं कि इस सिस्टम का स्प्रिंग कांस्टेंट कैसा होगा, तो इसके लिए पहली बात तो ये कि आपको ये पता हो कि ये दोनों सीरीज में, ये पैरेलल में है। रूल क्या है, क्या ये दोनों मास आपस में, ये दोनों स्प्रिंग आपस में कनेक्ट हैं? आपस में स्प्रिंग कनेक्ट नहीं है तो सीरीज हो नहीं सकता। अब पैरेलल चेक करते हैं। पैरेलल के लिए इस स्प्रिंग का एक एंड मास के साथ, दूसरा एंड रिजिड सपोर्ट, इस स्प्रिंग का भी एक एंड सेम मास के साथ, दूसरा एंड रिजिड सपोर्ट के साथ। तो ये बात कंफर्म कर रही है कि ये दोनों आपस में किस में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में इनका नेट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने के लिए आप लोगों ने इनके स्प्रिंग कांस्टेंट को सिंपली ऐड करना है। तो 3K + 6K, तो नेट स्प्रिंग कांस्टेंट बन जाएगा 9K। खैर ये तो स्प्रिंग कांस्टेंट की बात होगी। हमारा क्वेश्चन है टाइम पीरियड का। बहुत सारे मेथड्स हैं टाइम पीरियड के लिए, आप रेशियो की फॉर्म में कैलकुलेट कर लो, T1/T2। टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी आपके सामने लिखा हुआ है, 2π√10/K। दोनों केसेस में जो मास अटैच है ना वो सेम है, इधर भी m लिखा हुआ है, उधर भी m है, तो सेम मास कनेक्ट है। तो 2π/T1 इसकी बात हो रही है ना, m/K की जगह K इक्विवेलेंट की वैल्यू लिखोगे, K आता नहीं यहाँ पर, उसकी जगह K इक्विवेलेंट लिखना है, तो उसकी जगह पर आप लोग क्या लिख सकोगे 2K। इस तरह 2π/m/, नीचे इस दूसरे वाले के T2 का K इक्विवेलेंट लिखना है, तो इसका K इक्विवेलेंट कितना बनता है 9K हो जाएगा। ये 2π से कैंसिल हो गया, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं m/2K। ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर इसको मल्टीप्लाई कर दें, जब ऊपर जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, देखिए ये डिवाइड था ना, मैंने इसकी जगह मल्टीप्लिकेशन की है, तो ये m/9K था, तो ऊपर जाकर 9K/m हो जाएगा। इसके ऊपर भी अंडर रूट है, इसके ऊपर भी अंडर रूट है, तो हम इन दोनों के ऊपर कॉमन अंडर रूट लिख सकते हैं। अब देखें ये m इस m से कैंसिल, ये k इस k से कैंसिल, तो ये जो चीज़ आपके पास बाकी बच गई है, 9 का अंडर रूट कितना होता है 3/√2 बच गया। इस तरफ देखिए T1/T2 है। T1 आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है, √2 गिवन है, तो T1 की जगह पर आप √2 लिखेंगे। T2 आप लोगों ने भी कैलकुलेट करना है, तो इधर √2/T2 3/√2 बच गए। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई बचे करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा 3/2 होगा। इस 3 को T2 से मल्टीप्लाइड करेंगे और √2 मल्टीप्लाइड होकर 2 रह जाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर 2 हो जाएगा। वैसे 4 बनता है ना, तो 4 का √2 ही बनता है। यहाँ से अगर हम T2 की वैल्यू निकाल लें तो वो आपके पास इक्वल टू हो जाएगा 2/3 सेकेंड्स। तो इस केस का जो टाइम पीरियड बनेगा वो आपके पास 2/3 सेकेंड्स की इक्वल आ रहा होगा। ये बच्चे मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाई है जिसमें ये 2 स्प्रिंग लगे हुए हैं, जिन दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, मास m है, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2K है। आपका एमसीक्यू यूँ आ सकता है कि इस सिस्टम का आपसे टाइम पीरियड पूछे ना कि इस सिस्टम का टाइम पीरियड क्या होगा, तो उसको आप इस तरह चेक करें कि पहले तो ये डिसाइड करें कि ये सीरीज़ में सिस्टम है या पैरेलल में है। इन दोनों को ज़रा फोकस करो। इसका एक एंड मास के साथ, दूसरा एंड रिजिड सपोर्ट, एंड मास दूसरा एंड रिजिड सपोर्ट के साथ, तो ये दोनों आपस में किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। अगर ये दोनों पैरेलल में हैं तो इनका नेट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना बना, फिर 2K हो गया। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर ये पैरेलल में है तो आप चाहें तो इन दोनों को अब एक सिंगल स्प्रिंग कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इनको मैंने एक सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस कर दी है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2K है। अब इन दो को ज़रा सोचो कि ये आपस में सीरीज़ में है, ये पैरेलल में है। ये तो पहले भी पढ़ा था, दरमियान में मास आ गई है तो ये दोनों आपस में सीरीज़ में हो ही नहीं सकते, ये दोनों किस में, पैरेलल में है। ऑलरेडी समझा चुका हूँ पहले। तो इस पूरे सिस्टम का जो नेट स्प्रिंग कांस्टेंट अब बनेगा, इन दोनों को आप पैरेलल में सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को अगर हम पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो योर नेट स्प्रिंग कांस्टेंट कितने के हो जाएगा, 4K बनेगा। इसका मतलब ये कि जो पूरा सिस्टम बना हुआ था उस पूरे सिस्टम का अगर हमसे नेट स्प्रिंग कांस्टेंट सिर्फ पूछता तो वो 4K था। उसने क्वेश्चन में इस पूरे सिस्टम का टाइम पीरियड पूछा हुआ है। तो देखिए टाइम पीरियड का फंडा में पता है 2π√m/K होता है। K की जगह पर K इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट करना होती है, तो यहाँ पर K इक्विवेलेंट किसकी इक्वल आ रहा है, 4K आ रहा है।
तो 2 पाई अंडर m बाई 4k हो जाएगा। ठीक है, इस 4 को अगर हम अंडर से बाहर लें तो ये 2 पाई, ये 4 अंडर से बाहर आकर 2 हो जाएगा, अंडर m बाई k हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो गया। तो इसका जो नेट टाइम पीरियड आपके पास बनेगा पाई ओवर कौन सा हो जाएगा, m बाई k हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो बच्चे मैंने टाइम पीरियड का पूछा है वो क्वेश्चन आपसे फ्रीक्वेंसी का भी पूछ सकता था, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का भी पूछ सकता है, और अगर बहुत शार्ट सा पूछे तो फिर नेट स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम तक भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एक और देखें डायग्राम आपके लिए मैंने बोर्ड पे बनाई है, ये आपकी आज की असाइनमेंट है। ये आप लोगों ने खुद इसका मुझे टाइम पीरियड भी बताना है, टाइम पीरियड भी बता दें, क्योंकि जब टाइम पीरियड आप कैलकुलेट करेंगे तो नेट स्प्रिंग कांस्टेंट तो वैसे ही इसमें आ जाएगा। इसमें देख लें डायग्राम में 2 स्प्रिंग है, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट k है, मास m के साथ कनेक्ट है, फिर 2k है, मास m के साथ कनेक्ट है। मैं चलिए इसके ऑप्शन भी लिख देता हूँ कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पाई ओवर m बाई k लिख लें, एक और ऑप्शन लिखें 2 अंडर पाई 2 अंडर 2 इंटू m बाई 5k हो जाएगा। इसका था बाहर पाई भी लिख से, पाई ओवर अंडर 2 पाई m बाई 5k लिख सी आप लोगों ने। सी ऑप्शन लिखें 3 अंडर 2 पाई अंडर m बाई k हो जाएगा, और डेल्टा ऑप्शन आप इसका नन ऑफ दीज लिख दें। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंट ऑप्शन मैंने लिखे हैं, इसमें से आप लोगों ने इस पूरे सिस्टम का नेट स्प्रिंग कांस्टेंट बताना है। एक क्वेश्चन असाइनमेंट में आप मुझे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर आप लोग फिर इसका आंसर कंफर्म करेंगे कि आपने जब इस पूरे सिस्टम को सॉल्व किया है तो आपका आंसर कौन सा है। अब जो एक और MCQ देखते हैं, इसमें अब यूँ समझ लें कि आपका एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, उसके साथ एक मास m कनेक्ट है। इस स्प्रिंग को वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने कट किया है इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, ये मैंने लिखा है कट इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। फिर वो कह रहे हैं कि दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इन पार्ट्स को आप लोगों ने पैरेलल में कनेक्ट कर लिया है, और आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हाट विल बी द न्यू टाइम पीरियड ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम का न्यू टाइम पीरियड बताएं। स्प्रिंग को कट किया है 4 इक्वल पार्ट्स में, उन पार्ट्स को फिर पैरेलल में कनेक्ट किया है, और न्यू स्प्रिंग का न्यू टाइम पीरियड ऑफ द सिस्टम बताना है। तो बहुत आसान, कितने पार्ट्स में कट किए, 4 इक्वल पार्ट्स में। तो यहाँ से हमें ये बात पता चल गई कि जो 4 पार्ट्स बनेंगे हर पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट 4k होगा। फिर उसने इनको किस में कनेक्ट किया, सॉरी पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो पैरेलल में जब कनेक्ट किया है तो पैरेलल में नेट स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए हम उन सब के स्प्रिंग कांस्टेंट को सिंपली क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ से जो न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट बनेगा वो 16k हो जाएगा। बहुत आसान बात। दोबारा देखिए, कट इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, एक पार्ट का 4k बना, कनेक्ट इन पैरेलल, पैरेलल में अगर कनेक्ट किया है तो सिंपली नेट स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए ऐड होंगे। तो पूरे सिस्टम का जो न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट बना है वो 16k हो गया। अब आपसे पूछ रहा है उस सिस्टम का टाइम पीरियड बताएं। तो 2 पाई अंडर m बाई k होता है, तो k की जगह पर आप लोगों ने क्या लिख देना है, 16k लिख सोगे ना, यानी न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट जो होगा m बाई 16k हो जाएगा। अगर m बाई 16k है, 16 को अगर आप बाहर ले जाते हैं अंडर से तो इसको t प्राइम हो जाएगा। 16 को अगर बाहर लेकर जाएंगे तो ये 4 बन जाएगा, 16 का अंडर आपका बाई 4 हो जाएगा, इंटू पाई अंडर m बाई k हो जाएगा। तो अब ज़रा इसको आप देखो ना क्या आता है, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा 4 से, तो इसका आंसर क्या बनेगा, पाई बाई 2 अंडर m बाई k हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि इस सिस्टम का जो टाइम पीरियड बनेगा आपके पास वो पाई बाई 2 अंडर m बाई k के इक्वल इसका टाइम पीरियड होगा। चलें एक और क्वेश्चन करते हैं। सपोज करें यही सेम क्वेश्चन है, एक स्प्रिंग है, उसको कट इंटू 4 इक्वल पार्ट्स में किया है, एंड दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़। वो कहते हैं इन पार्ट्स को आप लोगों ने सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है, और इस सिस्टम का जो ओरिजिनल टाइम पीरियड था ना वो हम सपोज कर लेते हैं 2 सेकंड है। इस पूरे सिस्टम का ओरिजिनल टाइम पीरियड 2 सेकंड था। फिर उसके बाद इसको 4 इक्वल पार्ट्स में कट किया, और उन पार्ट्स को फिर आप लोगों ने किस में कनेक्ट कर दिए, सीरीज़ में कनेक्ट कर दिए। तो आपसे पूछ रहे हैं बताएं उस सिस्टम का न्यू टाइम पीरियड कितना होगा। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, ऑप्शन लिख लें 2 सेकंड्स, 4 सेकंड्स, 6 सेकंड्स और 8 सेकंड्स। ठीक है, इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है। जल्दी से आप वीडियो को पॉज करें, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें और मुझे बताएं इसका आंसर क्या आता है। कर लिया आप लोगों ने सॉल्व, वापस आते हैं। देखिए कट इंटू 4 इक्वल पार्ट्स में हर पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट बना 4k। देखिए कटिंग के बाद अगर सीरीज़ में लगा देना
तो फिर फार्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। फार्मूला लगा भी लोगे तो आंसर वही आएगा जो विदाउट फार्मूला आएगा। तो अब ज़रा देखिए, कट करने के बाद अगर उनको दोबारा सीरीज़ में यूँ इस तरह सीरीज़ में लगा दिए, तो जब सीरीज़ में लगा दिया कटिंग के बाद तो वो स्प्रिंग वापस आ गया। अगर आप लोगों ने कट करने के बाद सीरीज़ में लगाया तो वही पुराना सिस्टम दोबारा बन गया है ना। जब पुराना सिस्टम दोबारा बन गया है तो उस पूरे सिस्टम का स्प्रिंग कांस्टेंट भी वापस कौन सा आ जाएगा, के ही बन जाएगा, और उसका टाइम पीरियड भी फिर आपके पास चेंज नहीं होगा, और उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड ही होगा। अगर किसी बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन हो रही है तो वो ये तो समझ आ गया 4 इक्वल पार्ट्स में कट किया है, एक पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट 4 के बना, उसको ये नहीं समझ आ रहा है कि सीरीज़ में कनेक्ट करने से के कैसे वापस आ गया है, यानी जो न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट है वो के इक्वल कैसे आ रहा है। तो वो इसको वही सीरीज़ के फार्मूला से सॉल्व करें ना, यानी 1/k1 + 1/k2 + 1/k3 + 1/k4। एंड पे जब इस सारे क्वेश्चन को 4k सॉल्व करके लाएगा तो एंड पे आंसर के ही आ जाएगा। तो इसका आसान हल ये है कि अगर आप लोगों ने इसको किस में लगाया हुआ है, कटिंग के बाद सीरीज़ में लगा देते हैं तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट कह देंगे कि उसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो होगा वो सेम वापस आ जाएगा जो कटिंग से पहले था। अगर के चेंज नहीं हो रहा तो मास से वही कनेक्ट है, तो उसका टाइम पीरियड जो होगा वो भी चेंज नहीं होगा।